Hello viewers, in the last video we start revising the MDU December 2018 previous year exam for BSc 5th semester paper plant physiology. In continuous with that paper, in the last we discussed question number 1 complete, 2, 3, 4 and 5th question. In this we discuss the question number 6, 7, 8 and 9. Question number 6 is discuss the phototropism and geotropism in detail along with their types. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताना पड़ेगा कि व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म, है क्या फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म. देन फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म आर द ग्रोथ मूवमेंट्स. कि जो फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म है दैट आर द ग्रोथ मूवमेंट्स अकर इन रिस्पॉन्स ऑफ ए यूनिडायरेक्शनल एक्सटर्नल स्टिमुलाई. क्योंकि इनके लिए क्या है, कोई ना कोई स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे फोटोट्रोपिज्म में लाइट होगा, जियोट्रोपिज्म में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. एंड दैट स्टिमुलस रिजल्टिंग इन पोजिशनिंग ऑफ द प्लांट पार्ट इन डायरेक्शन और अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस. कि ये जो यूनिडायरेक्शनल स्टिमुलाई है उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट होगी प्लांट पार्ट की, या तो उसकी डायरेक्शन में होगी या उसके अपोजिट होगी. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्टिमुलस दीज मूवमेंट्स आर नोन एज पैराटोनिक मूवमेंट और द इंड्यूस्ड मूवमेंट. ऑल्सो फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म आर ऑल्सो टर्म्ड एज पैराटोनिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ. So these movement of growth due to external factors are called tropic movements. कि movement of growth है जो किसी external factor से होंगे तो इनको हम बोलते हैं tropic movements, जो कि it is also shown by the fungi, bryophytes, ferns and many seed plants. Movement of like stem petiole है, floral axis are the good example of paratonic movements. So in this question we have to discuss the only phototropism, geotropism movements. So first we will discuss the phototropism. Phototropism जैसे कि लाइट ही है, जो स्टिमुलस है दैट इज ड्यू टू लाइट, और इसे इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज द हीलियोट्रोपिज्म. तो इसमें फोटोट्रोपिज्म में क्या होगा, कर्वेचर इंड्यूस्ड इन द प्लांट ऑर्गेन इन रिस्पॉन्स टू द यूनिडायरेक्शनल लाइन इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म. की जो कर्वेचर होगा प्लांट में दैट इज ड्यू टू द यूनिडायरेक्शनल लाइट, की एक साइड से जो लाइट आ रही है उसकी वजह से होगा, दैट इज कॉल्ड एज फोटोट्रोपिज्म. तो ये यूनिडायरेक्शनल क्या लाइट क्या करेगी, कॉजेज द स्टेम अपेक्स टू मूव टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट और इन द रूट अवे फ्रॉम इट. कि वो जो यूनिडायरेक्शनल है फ्लो है वो जो मूवमेंट हो गया, जो कर्वेचर होगा ऑर्गेन में वो लाइट की साइड भी हो सकता है और अवे भी हो सकता है. जैसे स्टेम में है टुवर्ड्स द लाइट होगा और रूट्स में है अवे फ्रॉम द लाइट होगा. तो इसी की वजह से इसको हम बोलते हैं स्टेम में पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, क्योंकि वो टुवर्ड्स द एक्सटर्नल स्टिमुलस है, एंड नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. ये यहाँ पे एग्जाम्पल शो किए हुए हैं. फर्स्ट रूट टिप है, ऑक्सिन की सिंथेसिस हो रही है इक्वली शूट टिप में, तो ये किसी साइड इसमें कर्वेचर नहीं है. उसके बाद अच्छा ये इसी का बिहाइंड है कि जो फोटोट्रोपिज्म है होता किस वजह से है. अब फोटोट्रोपिज्म नेक्स्ट उसमें क्या होगा, ये रूट टिप है, इसमें भी इक्विलेटरल है. अब उसके बाद जब लाइट होगी, यूनिडायरेक्शनल लाइट होगी, तो जो ऑक्सिन है जो डार्क साइड में यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, तो जो ऑक्सिन है वो किस साइड हो जाएगा, जो डार्क साइड है उस साइड एक्यूमुलेट हो जाएगा. अब ऑक्सिन क्या करता है, ग्रोथ करेगा, तो ये वाला जो एरिया है जो डार्क रीजन है वो ज्यादा ग्रो कर जाएगा ड्यू टू एक्यूमुलेशन, और उसकी वजह से ये क्या है इस टाइप से ऐसे कर्व हो जाएंगे. रूट्स में इसके अपोजिट होगा, तो मोर ग्रोथ ऑन द हेंस टुवर्ड्स लाइट साइड, की यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ होगी तो इस वजह से किससे लाइट की साइड मूव कर जाएगा. इसमें क्या है, लेस ग्रोथ एंड सो नेगेटिव कर्वेचर. यहाँ पे जो है लेस ग्रोथ होगी रूट्स में और उसकी वजह से क्या है ये नेगेटिव कर्वेचर होगा, क्योंकि जो ऑक्सिन है वो सूट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा और रूट की ग्रोथ को अगर एक्सेस उसमें है तो इनहिबिट करता है. तो दैट्स वाई इट काज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म इन रूट एंड पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म इन स्टेम. सो द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, तो जो ये अनइक्वल ग्रोथ है, अब हमें समझ में आ गया ना कि ये सारा उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो अनइक्वल ग्रोथ है वो इल्यूमिनेटेड और शेडिड रीजन में अनइक्वल ग्रोथ होती है. स्टेम के अंदर शेडिड रीजन में ऑक्सिन कलेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से ज्यादा ग्रोथ होगी, और इल्यूमिनेटेड रीजन में कम ग्रोथ होगी, तो उसकी वजह से वो इल्यूमिनेटेड रीजन की साइड कर्वेचर मूव हो जाएगा. तो greater the growth on the shaded region of stem due to more accumulation of
ऑक्सीजन ऑन द शेडेड रीजन। सो ग्रेटर द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन इन शेडेड रीजन, वो दो वजह से होगा। क्यों होगा? एक तो ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इल्यूमिनेटेड, तो एक तो जो इल्यूमिनेटेड साइड में ऑक्सीजन है वो किस साइड चला जाएगा? शेडेड रीजन में चला जाएगा। दूसरा क्या है, जो इल्यूमिनेटेड है जो था वो तो चला गया, बट जो नई ऑक्सीजन की सिंथेसिस है वो भी यहाँ पे क्या है? स्टॉप हो जाती है, और ऑक्सीजन की सिंथेसिस इल्यूमिनेटेड लाइट उस वाले पोर्शन में नहीं हो रही। तो इसकी वजह से ये अनइक्वल ग्रोथ हो जाती है शेडेड और लाइट वाले रीजन में, जिसकी वजह से वो कर्वेचर होता है टुवर्ड्स लाइट इन स्टेम एंड अगेंस्ट द लाइट इन रूट्स। सो फोटोट्रोपिज्म कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, एक लेबोरेटरी में हम इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि एक पॉटेड प्लांट लेंगे, उसको एक फोटोट्रोपिक चैम्बर में रखेंगे, या जो कि एक स्मॉल वुडन बॉक्स है उसमें रखेंगे, जिसमें सिर्फ एक साइड से लाइट आएगी। जो बॉक्स है वो स्मॉल ओपनिंग होगी, एक साइड से लाइट प्रोवाइड करेगी। तो हम देखेंगे कुछ देर के बाद कि जो प्लांट्स है वो इल्यूमिनेटेड साइड की साइड में ज्यादा मूव कर रहा है, उसकी जो प्लांट की स्टेम है वो किस साइड मुड़ गई है? जिस साइड से लाइट आ रही है। नेक्स्ट इज जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या है? द ग्रोथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ स्टेम एंड रूट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, कि जो रूट और स्टेम की जो ग्रोथ हो रही है और ओरिएंटेशन है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। स्टेम में नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होगा क्योंकि वो अवे फ्रॉम द अर्थ ग्रो करती हैं, और टुवर्ड्स अर्थ जो है वो रूट्स ग्रो करती हैं, उनमें पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होगा। जियोट्रोपिज्म कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, जो कि ओरिजेंटली प्लेस्ड प्लांट होता है, कि एक तो हमने ग्रेविटी के बेस पे बता दिया, दूसरा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के बेस पे भी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो ओरिजेंटली प्लेस्ड प्लांट होगा उसमें जो लोअर साइड होगी स्टेम की जो लोअर साइड होगी उसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा ऑक्सीजन, एंड जो रूट एपेक्सिस होंगे उसमें ड्यू टू ग्रेविटी, तो लोअर साइड में हो गया उसमें कलेक्ट। अगर लोअर साइड में कलेक्ट हो गया तो इसका मतलब क्या है? स्टेम है हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन लोअर साइड ऑफ द एपेक्स, तो उसकी वजह से क्या है? उस साइड उसकी ग्रोथ हो जाएगी लोअर साइड में ज्यादा। अगर लोअर साइड में ग्रोथ होगी तो वो किस साइड मुड़ेगा? अपर साइड में। तो एज ए रिजल्ट शो ग्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। इन केस रूट हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑन ऑक्सीजन, अगर रूट्स में क्या होता है? जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन अगर वो हाई होती है वो स्टेम में तो ग्रोथ को प्रमोट करती है, और अगर वही हाई कंसेंट्रेशन रूट में होती है तो वो रूट में ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है उस साइड से। तो अब उसमें भी लोअर साइड में है तो उसमें लोअर साइड से ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, अपर साइड की ग्रोथ होगी, तो उसकी वजह से अपर साइड की ग्रोथ ग्रेटर है, तो जो रूट अपेक्स है वो डाउनवर्ड ग्रो करेंगे, एंड शोइंग द पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जो डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट्स के वो डिफरेंटली रिस्पोंड करते हैं स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी। इसी के बेसिस पे इसके 3 टाइप्स हैं, ऑर्थोजियोट्रोपिक, पैलियोजियोट्रोपिक एंड डायजियोट्रोपिक। ऑर्थोजियोट्रोपिक प्राइमरली जो रूट्स है दैट ग्रो टुवर्ड्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिवली ऑर्थोजियोट्रोपिक, एंड द मेन स्टेम विच ग्रो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी इज कॉल्ड नेगेटिवली ऑर्थोजियोट्रोपिक। मीन्स जो बिल्कुल जो राइट एंगल होता है उसके उस पे जो रूट्स है वो बिल्कुल डायरेक्टली उसकी साइड ग्रो कर रही है, और जो स्टेम है वो बिल्कुल उससे अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। तो ये पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली ऑर्थोजियोट्रोपिक होंगी रूट्स एंड स्टेम रिस्पेक्टिवली। जो पैलियोजियोट्रोपिक है जो कि सेकेंडरी रूट्स है या फिर जो ब्रांचेज अराइज होती हैं स्टेम से, वो बिल्कुल उसके 90 डिग्री एंगल पे नहीं है ग्रेविटी के, तो उनमें जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री से लेके और जो कि 90 टू 180 था स्टेम के केस में, इसमें 45 डिग्री तक होगा फ्रॉम द मेन एक्सिस। सो दस दिस ऑर्गन प्लेस्ड ऑब्लिकली टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऑब्लिकली प्लेस्ड होते हैं वो इस टाइप से प्लेस्ड होंगे, तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? पैलियोजियोट्रोपिक। इनमें जो ग्रेविटी का इफेक्ट है, तो जो रूट्स होंगी दैट आर पॉजिटिवली पैलियोजियोट्रोपिक, स्टेम होगी दैट इज नेगेटिवली पैलियोजियोट्रोपिक। डायजियोट्रोपिक जो कि टर्सरी रूट्स होती हैं जो ओरिजेंटली ग्रो करती हैं, टर्सरी रूट एंड ओरिजेंटली प्लेस्ड ब्रांचेस, कि जैसे ये मेन स्टेम है और इससे ये ब्रांचेस निकली हुई हैं जो ओरिजेंटली प्लेस होंगी, या फिर लीव्स होंगी जो कि 90 डिग्री के एंगल पे होंगी स्टेम से, तो वो क्या है? उसके पैरेलल में होंगी ग्रेविटी के, तो दीज आर प्लेस्ड ओरिजेंटली टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट्स व्हाई दीज आर टर्म्ड एज डायजियोट्रोपिक। So these are different types of the geotropism. This is the experiment. We can demonstrate the geotropism with the help of an instrument termed as the
क्लिनोस्टेट, क्लिनोस्टेट में क्या होता है, एक ये रोड होती है, एक ये मोटर लगी होती है जिसकी हेल्प से हम इसको रोटेट कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। इसके लिए हम जब हमें इसको शो करना होता है तो हम इसमें 3 प्लांट्स ले सकते हैं। एक हम लेंगे जो पोट होगा हमारा, वर्टिकल प्लेस्ड पोट लेंगे, उसमें क्या है जो स्टेम है वो अपवर्ड में ग्रो करेगी और जो रूट है वो डाउनवर्ड में ग्रो करेगी। इसको करने के लिए जो हम 2 क्लिनोस्टेट लेंगे, एक तो क्लिनोस्टेट विद ओरिजेंटली प्लेस्ड प्लांट की जो क्लिनोस्टेट है उसमें हम फिक्स कर देंगे, इस टाइप से ओरिजेंटली कर दिया। दूसरे को हम जो क्लिनोस्टेट है उसको एक मोटर के साथ कर देंगे ताकि वो ऐसे कंटिन्यूअसली रोटेट होता रहे। तो उसकी वजह से क्या है, जब ये कंटिन्यूअसली रोटेट होगा तो इस पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं आएगा। तो जो ये रोटेटिंग क्लिनोस्टेट होगा इसमें हम देखेंगे कि जो प्लांट है वो स्ट्रेट रहेगा, स्टेम स्ट्रेट रहेगी ओरिजेंटली ही, ना वो अपवर्ड में जाएगी ना डाउनवर्ड में, सेम रूट के साथ होगा। जबकि दूसरा जो हमने फिक्स किया था क्लिनोस्टेट, जिसमें हमने जो पॉट था उसको ओरिजेंटली रखा था, तो उसमें हम देखेंगे कि जो स्टेम है वो अपवर्ड मूव होगी और जो रूट्स है वो डाउनवर्ड मूव होगी। दैट इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम जियोट्रॉपिज्म को शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ सेनेसेंस इन प्लांट्स इन डिटेल अलोंग विद इट्स टाइप। तो हमें यहाँ पे सेनेसेंस को एक्सप्लेन करना है, कैसे प्लांट्स में की फिजियोलॉजी पे इफेक्ट करता है जब सेनेसेंस होती है। तो इन यंग प्लांट, एज यंग प्लांट ग्रोज, अंडरगो एजिंग एंड डेवलप इनटू द मैच्योर प्लांट इन एन ऑर्डरली फैशन, कि जैसे उसमें ये पहले क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन होगा, रेस्पिरेशन हाइट होगा, तो इसी टाइप से उसके डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसमें मैच्योर जो प्लांट है वो एजिंग होगी और सेनेसेंस होगी। So the later part of the developmental process which ultimately lead to death is called senescence. तो senescence plants की only dead नहीं है, एक orderly events से different processes का, different physiological processes का, that is called senescence. So senescence may be defined as the period between the रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एंड डेथ ऑफ ए प्लांट और ए पार्ट ऑफ इट, की जैसे कुछ प्लांट्स हैं जैसे उनकी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होगी, उसके बाद ग्रेन्स के बाद उसमें डेथ हो जाती है। तो सेनेसेंस उसी के बीच का पीरियड है बिटवीन द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एंड डेथ ऑफ द प्लांट। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए कलेक्टिव प्रोग्रेसिव एंड डेटोरेटिव डेवलपमेंटल प्रोसेसेस which ultimately leads to complete loss of organization and function of the plant or a parts of it। कि जरूरी नहीं है कुछ ऐसे जो एनुअल, बाइनियल्स और पेरिनियल्स में अलग अलग वो है, बट हर एक में कुछ ना कुछ पार्ट में सेनेसेंस जरूर होगा। तो द स्टडी ऑफ प्लांट सेनेसेंस इज कॉल्ड फाइटोजेनेटोलॉजी। बाय मीन्स ऑफ 3 ways प्लांट कैन सेनेसेंस, 3 तरीके से जो है प्लांट्स दैट कैन सेनेसेंस। फर्स्ट क्या है, दे डाई सिंपली बिकॉज ऑफ एजिंग, because due to accumulated entropy causes increased sensitivity towards the environmental stress and bringing on the death. Second है simple nutrient withdrawal by the seed from the leaves eventually bring on the starvation, कि जब उसमें सीड की फॉर्मेशन होती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है, तो जो लीफ है उसमें से वो सारा मटेरियल को विड्रॉ कर लेते हैं सीड, सारे न्यूट्रिएंट्स को, एंड देन ब्रिंग ऑन स्टारवेशन एंड सम अदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी दैट आल्सो कॉजिंग द डेथ। दैट इज सीड टेक व्हाट न्यूट्रिएंट दे नीड बाय द डिफ्यूजन फ्रॉम द एडजेसेंट सेल और द जो सोर्स और सिंक है उसकी डिफ्यूजन के थ्रू। तो वो क्या है, लीफ के अंदर कोई भी एक्टिव कोई भी मटेरियल या न्यूट्रिएंट नहीं बचेंगे, सो नो एक्टिव ब्रेकडाउन ऑफ द लीव्स। थर्ड है हार्मोनल और अदर काइंड ऑफ सिग्नल इज रिलीज्ड बाय द डेवलपिंग फ्लावर और सीड, कि जो फ्लावर्स डेवलप हो रहे हैं या सीड डेवलप हो रहे हैं वो कोई ना कोई सिग्नल की फॉर्म में, सेकेंडरी सिग्नल्स या सिग्नल की फॉर्म में भेजेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर्स भेजेंगे, या फोटो इंड्यूस्ड जो लीफ है वो प्लांट के अदर पार्ट्स को सिग्नल भेजेंगी, दैट विल काज प्लांट टू बिगिन डिग्रेडिंग इटसेल्फ एंड ट्रांसपोर्टिंग द रिजल्टिंग न्यूट्रिएंट्स आउट ऑफ सेल इनटू द डेवलपिंग सीड्स, की जो सीड्स डेवलप हो रहे हैं या जो फ्रूट्स बन रहे हैं उनको वो अपने सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स चैनलाइज कर देंगे। तो इन 3 तरीके से, इन 3 टाइप से प्लांट्स कैन सेनेसाइज। टाइप ऑफ सेनेसेंस, अब डिपेंड अपॉन द पैटर्न, कि किसी में जैसे लीव्स का सेनेसेंस हो रहा है, कहीं कंप्लीट प्लांट का सेनेसेंस हो रहा है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट पैटर्न लियोपोल्ड रिकॉग्नाइज 4 टाइप ऑफ सेनेसेंस पैटर्न। फर्स्ट है होल प्लांट सेनेसेंस, जैसे कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो प्लांट है वो सेनेसेंस होगा। सूट सेनेसेंस, इसमें क्या है, इसमें हमने जो सेनेसेंस का पार्ट दिखाया हुआ है दैट इज द सेडिड पार्ट,
इसमें जो कंप्लीट रूट शूट पूरे का पूरा जो प्लांट है वो सेनेसेंस होगा, अंडरगो सेनेसेंस। शूट सेनेसेंस में सिर्फ जो उसकी मेन जो शूट है दैट विल अंडरगो द सेनेसेंस, उसका जो ट्यूबर्स है या जो रूट्स है वो अंडरग्राउंड अर्थ में रहेंगे ऐसे कैसे, वो उनकी सेनेसेंस नहीं होगी। थर्ड है सिक्वेंशियल सेनेसेंस ऑफ ऑर्गेन सेनेसेंस, कि सिक्वेंशियल सेनेसेंस में क्या होगा, जैसे कि जो ओल्डर लीफ है वो सेनेसेंस हो गए, यंगर लीफ नए के नए आगे जो कि तो उस टाइप की जो एक सीक्वेंस में जो सेनेसेंस होगा डिफरेंट ऑर्गेन्स में, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में, दैट इज सिक्वेंशियल सेनेसेंस। साइमल्टेनियस सेनेसेंस, साइमल्टेनियस सेनेसेंस वन बाय वन उसमें होगा, दैट इज कॉल्ड एज साइमल्टेनियस सेनेसेंस। So first we will discuss the whole plant senescence. It is found in the monocarpic plants which produce flower fruit only once in their life cycle. इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो जो हमारे क्रॉपिंग प्लांट्स हैं, जो एनुअल प्लांट्स है, लाइक राइस है, वीट है, मस्टर्ड है, या बाइनियल प्लांट्स है जैसे कैबेज है। तो इस टाइप के जो बाइनियल और पेरिनियल प्लांट्स हैं उनके अंदर जो सेनेसेंस होती है दैट इज होल प्लांट, जो पूरे का पूरा प्लांट है, रूट शूट लीफ सारे के सारे, पूरा का पूरा जो प्लांट है दैट विल डाई सून आफ्टर राइपनिंग ऑफ द सीड्स। सो दिस इज टर्म्ड एज होल प्लांट सेनेसेंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेनेसेंस है सूट सेनेसेंस। इस सेनेसेंस में क्या है कि जो सर्टेन पेरिनियल प्लांट्स हैं दैट पोजेसेस द अंडरग्राउंड पर्टेनिंग स्ट्रक्चर, जो उनके राइजोम्स है वो डाई नहीं होंगे, दैट डज नॉट अंडरगो द सेनेसेंस, जैसे बल्ब है, कॉर्म है। जो अबव द ग्राउंड पार्ट होगा, जो शूट का पार्ट होगा, दैट डाइज each year after the flowering and fruiting, but the underground जो part है that will survive and puts out the new shoots again in the next year. For example जैसे बनाना है, ग्लेडियस है या जिंजर है, इनमें क्या है जो अपर पार्ट है, शूट पार्ट है वो डाई हो जाता है, बट इसके जो राइजोम है दैट विल रिमेन्स अंडरग्राउंड इन द लाइव कंडीशन, और जैसे ही नेक्स्ट सीजन आएगा वो ग्रो कर जाएंगे एक नए प्लांट में। थर्ड इज द सिक्वेंशियल सेनेसेंस। दिस इज फाउंड इन मैनी पेरिनियल प्लांट्स in which the tip of main shoot और ब्रांचेस रिमेन इन द मेरिस्टेमेटिक स्टेट, कि वो डिवाइड करती रहेगी और ग्रो करती रहेगी एंड प्रोड्यूस द न्यू बड्स एंड द लीव्स। बट जो ओल्डर लीव्स हैं या जो ओल्डर ब्रांचेस हैं दैट विल शो द सेनेसेंस एंड डाई, जो मोस्टली हमारे पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। तो सिक्वेंशियल सेनेसेंस इज अपेरेंट इन एवरग्रीन प्लांट्स, जो एवरग्रीन प्लांट्स है उसमें भी क्या है जो उनमें लीव्स हमेशा ग्रीन दिखेंगे क्योंकि उसके जो ओल्डर लीफ है वो गिर जाते हैं और जो यंगर लीफ है वो नए आ जाते हैं, लाइक यूकलिप्टस एंड पाइनस। नेक्स्ट एंड फोर्थ टाइप इज साइमल्टेनियस और सिंक्रोनस सेनेसेंस। इसमें क्या है, इट इज फाउंड इन द टेम्परेट डेसिडुअस ट्रीज सच एज एल्म और द मैपल। दिस प्लांट शेड ऑल देयर लीव्स इन ऑटोमन। आपने देखा होगा कि ऑटोमन में उसमें सारी की सारी जो लीफ है वो गिर जाते हैं, मोस्टली जो टेम्परेट डेसिडुअस ट्रीज होते हैं, और जो स्प्रिंग सीजन उसमें सारी नई की नई लीव्स आ जाती हैं। तो एक ये सिक्वेंशियल पार्ट है, सिंक्रोनस सेनेसेंस है, कि एक बार उसमें नई लीफ आएंगी फिर उनमें सेनेसेंस होगा फिर अदर। तो इस टाइप की जो सेनेसेंस होती है दैट इज सिंक्रोनस और द so because of this shedding of leaf, autumn season is also called as falls, or such a senescence of leaf or plant organ is called as synchronous or simultaneous senescence. Now comes to the physiology of senescence, कि क्या क्या changes होंगे plants की physiology में during the senescence. The process of senescence involves a number of structural and physiological changes in the senescing organs. Some of those are cell undergo reduction in their size, कि जिसमें प्लांट में या जिस ऑर्गेन में प्लांट पार्ट में सेनेसेंस होगा उसका जो सेल साइज है दैट विल डिक्रीज, क्योंकि टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो उसमें न्यूट्रिएंट्स है वो चैनलाइज हो जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स को अदर को, उसकी वजह से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, एक्जोस्मोसिस होगी, जो सेल का साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। मेम्ब्रेन बाउंड सबसेलुलर इंक्लूजन आर डिसरप्टेड। फोटोसिंथेसिस इज रिड्यूस्ड एंड स्टार्च कंटेंट डिक्रीज इन द सेल, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो गई और जो ऑलरेडी स्टोर था दैट विल ट्रांसफर टू द या ट्रांसलोकेटेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ब्रेक डाउन ऑफ द क्लोरोफिल accompanied by the synthesis and accumulation of the anthocyanin pigments. Protein synthesis is decreased and protein breakdown enhanced. Amino acids are withdrawn from the senescing leaves and transported to the growing regions. RNA content is decreased. Chromatin material changes its property and DNA molecule डिजनरेट। तो जो कि सारी क्या है, डिजनरेटिव प्रोसेसेस इनिशिएट हो जाती हैं, जो कि सेनेसेंसिंग पार्ट या सेनेसाइंग ऑर्गेन्स होता है प्लांट का। सो नाउ कम्स टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
what do you mean by phytochromes and how could they be discovered? Describe their physiological roles and mechanism of action in plants. तो फाइटोक्रोम तो आपने हमने जैसे स्मॉल आंसर जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट में किया था पहले, उसमें भी था कि फाइटोक्रोम क्या है. तो फाइटोक्रोम इज ए प्रोटीन पिगमेंट that absorbs the red and far red light more strongly, but it also absorbs the blue light. Phytochrome is a blue protein pigment with a molecular mass of 150 kilodaltons. So अब उसके बाद ये है फाइटोक्रोम. अब how could they be discovered? अब डिस्कवरी ऑफ फाइटोक्रोम की कैसे डिस्कवरी हुई थी उसको पढ़ेंगे हम. The first clue regarding the role of phytochrome in plant development comes from the study in 1930 जो कि रेड लाइट इंड्यूस्ड मोर्फोजेनिक प्रोसेसेस पढ़ रहे थे, फोटोमोर्फोजेनेसिस पढ़ रहे थे कि रेड लाइट और फार रेड लाइट से क्या इफेक्ट आ रहे हैं. उसी के ड्यूरिंग जो फाइटोक्रोम्स है वो इवॉल्व हुआ था, स्पेशली ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन. की सीड जर्मिनेशन पे जो रेड लाइट और फार रेड लाइट का इल्यूमिनेशन का क्या असर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग. और सबसे मेन जो की पॉइंट्स था इसकी हिस्ट्री में फाइटोक्रोम की में, दैट वाज द डिस्कवरी दैट द इफेक्ट ऑफ द रेड लाइट on the morphogenesis could be reversed by the subsequent irradiation of the light of stronger wavelength. कि जो रेड लाइट का इफेक्ट है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं हायर इरेडिएशन की लाइट जो कि फार रेड लाइट है उससे. कि जो रेड लाइट ने अगर सीड जर्मिनेशन को स्टॉप किया उसके बाद हम उसको इल्यूमिनेट कर देते हैं फार रेड लाइट से, तो जो सीड जर्मिनेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा. तो इट मीन्स क्या है, जो रेड लाइट का इफेक्ट है दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय द लोंगर irradiation या longer wavelength light. So this phenomena was demonstrated in the germinating seeds में इसको demonstrate किया गया था, स्पेशली जो लेट्यूस के सीड्स हैं उसके उसमें, एंड बाद में इसको फ्लोरल इंडक्शन या स्टेम और लीफ की ग्रोथ में भी देखा गया था, ऑब्जर्व किया गया था. सो द इनिशियल ऑब्जर्वेशन वाज दैट द जर्मिनेशन. अच्छा, लेट्यूस के सीड में कैसे किया गया, लेट्यूस के जो सीड थे उसको डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दी गई, उसके अंदर रेड लाइट भी दी गई, फार रेड लाइट भी दी गई, तो उसी के ड्यूरिंग इसको देखा गया था. ये यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है डार्क में रखा, इनको डार्क में देखा कि जो जर्मिनेशन है वो कंपैरेटिवली कम है यहाँ पे. उसके बाद इसको रेड लाइट प्रोवाइड करवाई गई, तो जब इसमें रेड लाइट प्रोवाइड की गई तो उस टाइम पे जो जर्मिनेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ जर्मिनेशन जो सीड्स का वो इंक्रीज हो रहा है. रेड के बाद जैसे ही हमने इस पे फार रेड लाइट से इल्यूमिनेट करवाया तो जो जर्मिनेशन है वो डिक्रीज हो रहा है. अगेन फार रेड के बाद जब रेड लाइट से इल्यूमिनेट करवाया गया तो जर्मिनेशन इंक्रीज हो रहा है. रेड के बाद फार रेड से करवाया गया तो जर्मिनेशन क्या है, डिक्रीज हो रहा है. तो इट मींस जो जर्मिनेशन को इफेक्ट कौन कर रहा है, कि जो लास्ट लाइट है वो क्या है, कि जो लास्ट है रेड का इल्यूमिनेशन है या फार रेड का. अगर लास्ट इल्यूमिनेशन रेड लाइट का है तो देन जर्मिनेशन विल इंक्रीज, अगर लास्ट इल्यूमिनेशन फार रेड लाइट का है तो देन जर्मिनेशन विल डिक्रीज. तो इसी से स्टडी किया गया था फिर फाइटोक्रोम के नेक्स्ट उसको. तो इन्हीं से इंटरप्रिटेशन लगाया गया था कि देर में भी दो इंटरप्रिटेशन हुए इन रिजल्ट से, कि दो चीजें पॉसिबल हैं. एक तो क्या है कि दे आर टू पिगमेंट्स, दो पिगमेंट्स होंगे कि एक तो रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और दूसरा पिगमेंट जो है फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है. बट जो टू पिगमेंट एक्ट एंटागोनिस्टली इन द रेगुलेशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, कि सीड जर्मिनेशन के उसमें वो एक दूसरे के अपोजिट बिहेव कर रहे हैं. दूसरा क्या था इंटरप्रिटेशन, सेकंड इंटरप्रिटेशन इज सिंगल पिगमेंट, कि ये पिगमेंट एक ही है दैट कैन एग्जिस्ट इन द टू इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म्स, कि दो इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म्स में प्रेजेंट है. एक रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म है उसकी और दूसरी फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म है. तो जो वन पिगमेंट मॉडल था इसी को बाद में चूज किया गया, क्योंकि उसके बाद इसको एक्सेप्ट आउट भी किया गया था. वाज द मोर रेडिकल द टू बिकॉज देयर वाज नो प्रेसिडेंट ऑफ सच फोटो रिवर्सिबल पिगमेंट. सेवरल ईयर लेटर जो फाइटोक्रोम है वाज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द प्लांट एक्सट्रैक्ट में भी इसको फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्ट आउट किया गया और उसी में भी देखा गया कि इसकी यूनिक फोटो रिवर्सिबल प्रॉपर्टीज हैं इन विट्रो कंडीशंस में भी, तो जिसने कि इस वन पिगमेंट मॉडल को कंफर्म कर दिया. फिर सो आफ्टर दिस इसके बाद ही जो फाइटोक्रोम का स्ट्रक्चर है, फिर फाइटोक्रोम का स्ट्रक्चर, फाइटोक्रोम इज ए सोल्यूबल प्रोटीन है दैट इज having the molecular mass of 250 kilodalton. It is a dimer made up of
2 इक्विवेलेंट सब यूनिट्स, 125 किलोडाल की 2 इक्विवेलेंट सब यूनिट से बना है। ईच जो सब यूनिट्स है कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स है। एक सब यूनिट में एक लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है कॉल्ड द क्रोमोफोर एंड एक पॉलीपेप्टाइड चेन है दैट इज कॉल्ड द एपोप्रोटीन। The apoprotein monomer has the molecular, जो apoprotein monomer है that has the weight 150 kilodalton, और together जो apoprotein and chromophore है that will make the holoprotein और phytochrome। जो phytochrome है there are different classes है phytochrome की, but जो mostly study किए गए हैं that is type 1 and type 2 phytochrome। जो type 1 phytochrome है that is 9 times more abundant than the type 2 in the dark grown सीडलिंग, बट इन द लाइट ग्रोन सीडलिंग अमाउंट इज टू बी अबाउट इक्वल। टाइप 1 और टाइप 2 लगभग इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इन द लाइट ग्रोन, जबकि डार्क में जो टाइप 1 है दैट इज मोर देन द टाइप 2। दिस फाइटोक्रोम्स एग्जिस्ट इन द 2 फॉर्म, पीआर फॉर्म एंड पीएफआर फॉर्म। पीआर फॉर्म जो है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है एंड जो पीएफआर फॉर्म है that will absorb the far red light and these both forms are interconvertible। जो PR फॉर्म है जैसे ही वो रेड लाइट को कन्वर्ट करेगी, जैसे ही वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगी that will get converted into the PFR form, और PFR फॉर्म जैसे ही फार रेड लाइट को कन्वर्ट करेगी या ड्यूरिंग द नाइट it will get converted into PR form। so in dark grown or etiolated plants phytochrome is present इन ए रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म। क्यों? क्योंकि डार्क ग्रोन या इटियोलेटेड सीडलिंग्स में क्या होता है, जो पीएफआर फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पीआर फॉर्म में। सो इट इज रेफर टू एज पीआर बिकॉज इट इज सिंथेसाइज इन दिस फॉर्म। पीआर जो कि ह्यूमन अगर हम उसको देखते हैं हमें वो ड्यू टू द कलर दैट इज द ब्लू एंड गेट कन्वर्टेड बाय द रेड लाइट इनटू द फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, कि ये जो है रेड लाइट एब्जॉर्ब करके फार रेड लाइट में पीएफआर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि दिखने में हमें ह्यूमन आई से वो क्या है, ब्लू ग्रीन है, बट एब्जॉर्ब द फार रेड लाइट। सो पीएफआर इन टर्न गेट कन्वर्टेड बैक इनटू पीआर बाय द फार रेड लाइट। तो इस टाइप से ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। दैट इज नोन एज द फोटो रिवर्सिबिलिटी। सो दिस कन्वर्जन और रिकन्वर्जन प्रॉपर्टी इज मोस्ट डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द फाइटोक्रोम। इट मे एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म। इंटरकन्वर्जन ऑफ पीआर एंड पीएफआर फॉर्म कैन बी मेजर्ड। इसको हम मेजर कर सकते हैं कि कितना जो पीआर है वो पीएफआर में चेंज हुआ और कितना पीएफआर पीआर में चेंज हुआ है, तो इसको मेजर किया जा सकता है। The proportion of the phytochrome PFR after saturating irradiation by red light is only 85%। कि जब हम PR को PFR में रेड लाइट में वो करते हैं तो ओनली जो 85% है, 85% जो PR है that will get converted into PR। और similarly very small amount of far red light absorbed by the PR make it's impossible to convert the PFR entirely into PR। कि जो PFR है वो भी पूरे का पूरा PR में कन्वर्ट नहीं होता, वो भी कितना है 97% PR में कन्वर्ट हो जाता है, 3% PFR उसमें रहता है। तो कभी भी PR और PFR एक दूसरे में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होंगे। जो कन्वर्जन है दैट इज PFR का मैक्सिमम है दैट इज 97%। नाउ कम्स टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फाइटोक्रोम, कि कैसे काम करते हैं जो फाइटोक्रोम है। फाइटोक्रोम की जो पीएफआर फॉर्म होती है दैट इज फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती है फाइटोक्रोम की, बिकॉज जो फाइटोक्रोम रिस्पॉन्सेज है दैट आर इंड्यूस्ड बाय द रेड लाइट। कि जब हम रेड लाइट में कर रहे हैं तो सीड जर्मिनेट कर रहे हैं, फ्लावर इंड्यूस कर रहे हैं, तो वो किस वजह से है, क्योंकि उस रेड लाइट ने उसको किस में कन्वर्ट किया हुआ है, पीएफआर फॉर्म में। तो फिजियोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म इसी वजह से कौन सी है, पीएफआर फॉर्म। All the phytochrome regulated changes in plant begin with the absorption of light by the pigment। पहले जो पिगमेंट है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसी के साथ उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे प्लांट्स में। लाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज है फाइटोक्रोम की वो चेंज हो जाएंगी। दैट विल काज द सिग्नल ट्रांसमिटिंग सीक्वेंस। वो सिग्नल भेजेंगी किसके थ्रू, जो इसके प्रोटीन माइटी होती है इसमें, क्योंकि ये डाइमर होता है प्रोटीन और क्रोमोफोर से बना होता है फाइटोक्रोम। तो इसका जो सी टर्माइनस है दैट विल इंटरेक्ट वन और मोर कंपोनेंट ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जनरेट होगा एंड दैट अल्टीमेटली ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन ग्रोथ, जैसे सीड जर्मिनेशन है, डेवलपमेंट या फिर फ्लावरिंग या पोजिशनिंग ऑफ एन ऑर्गेन।
सम ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटिंग मोटिव अपीयर टू इंटरेक्ट विद द मल्टीपल सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे होगा, मल्टीपल भी हो सकते हैं, मे बी एक ही टाइम पे वो ग्रोथ को, डेवलपमेंट या फ्लावरिंग सबको कंट्रोल कर रहा हो। अदर अपीयर्स टू बी यूनिक इन स्पेसिफिक पाथवे, तो डिपेंड करेगा कि वो सिग्नल ट्रांसमिटिंग मोटिव मल्टीपल सिग्नल ट्रांस पाथवे कर रहा है या फिर सिंगल पाथ स्पेसिफिक पाथवे को जनरेट कर रहा है। इट इज ऑल्सो रीजनेबल to assume that different phytochrome protein utilize different set of signal transduction pathway, क्योंकि हमने देखा था ना कि जो different phytochrome जैसे type 1 type 2 ऐसे different वो है, तो वो different pathways को generate करेंगे और उसी के according उनके जो responses हैं वो भी different होंगे। So molecular and biochemical techniques की help से हम इनको जो early steps है phytochrome को उनको रिवेल कर सकते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को, जो कि डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल रिस्पॉन्सेज होंगे उसके अकॉर्डिंग। सो दीज रिस्पॉन्सेज जनरली फॉल इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट तो क्या है, वो किस वजह से करेगा कि रिलेटिवली रैपिड टर्गर प्रेशर रिस्पॉन्सेज, कि जो टर्गर प्रेशर रिस्पॉन्सेज हैं इन्वॉल्विंग आयन फ्लक्सेस हैं, क्योंकि टर्गर प्रेशर में चेंज होगा तो उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट आयन का एक्सचेंज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग कर सकता है। या फिर slower long term process associated with photomorphogenesis involve the alteration of the gene expression, क्योंकि ये slower rate पे होगा because it involved changes in the gene expression। so दो टाइप के हैं, rapid response होंगे टर्गर responses पे dependent, और जो gene expression के responses है that are the slow और long term processes। Now comes the next and last question of this paper. Discuss the discovery, mechanism of action and physiological effects of the auxin. Auxin is a plant growth hormone. Auxin are best known plant growth regulators. They can be defined as the organic substance that promote the elongation of the shoots when present in low concentration, means that is less than 0.01 molar. The effect is more pronounced in the decapitated shoots एंड शूट सेगमेंट आर कंपेयर टू द इंटेक्ट प्लांट्स, की मेनली क्या है, बेस्ट ग्रोथ रेगुलेटर है, शूट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, बट जब भी प्रमोट करेगा जब इसकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज वेरी लो कंसंट्रेशन। डिस्कवरी ऑफ द ऑक्सिन प्रेजेंट इन द ग्रोथ रेगुलेटिंग presence of the growth regulating hormone in plants was first staged by the Julius von Sachs in 1980। उसने क्या बताया था कि सर्टेन जो ऑर्गन फॉर्मिंग सब्सटेंस प्रेजेंट हैं प्लांट्स में विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स और ट्रांसलोकेटेड डाउनवर्ड इन द प्लांट बॉडी। उसके बाद 1880 में आल्सो इन 1880 चार्ल्स डार्विन एन इवोल्यूशनरी स्टडी द इफेक्ट ऑफ यूनिलेटरल लाइट। डार्विन ने यूनिलेटरल लाइट के इफेक्ट को स्टडी किया ऑन द डिफरेंट प्लांट मूवमेंट्स की, उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स की जो मूवमेंट है किस टाइप से हो रही है। तो उसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो अपना किया था दैट इज ऑन द कैनरी ग्रास और फिनेरिस कैरियंसिस। ही फाउंड दैट इफ द कोलेप्टाइल टिप इज प्रोवाइडेड लाइट ऑन वन साइड ओनली, सिर्फ एक ही साइड से हम उसको इल्यूमिनेशन देते हैं तो टिप वुड बेंड टुवर्ड्स द लाइट, लाइट की साइड मुड़ जाएगी। इन एब्सेंस ऑफ इल्यूमिनेशन की अगर कोई लाइट नहीं देंगे तो कोई भी उसमें कर्वेचर नहीं होगा। और इसी टाइप से उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे इसी के अकॉर्डिंग। जैसे ये देखा था ना उसने कि लाइट अगर उसको मिल रही है तो उसमें कर्वेचर होगा, अगर लाइट नहीं होगी तो उसमें कर्वेचर नहीं होगा। द मटेरियल नेचर ऑफ हार्मोन वाज फर्स्ट कंक्लूसिवली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द डेन पीटर बोयस-जेनसन इन 1910। ही फर्स्ट कट ऑफ द कोलेप्टाइल टिप ए फ्यू मिलीमीटर फ्रॉम द एपेक्स। ये था बोयस-जेनसन का, उसने यहाँ से उसको कट किया, उसके अंदर एक मीका प्लेट को या पुट ए ब्लॉक ऑफ जिलेटिन ऑन द डिकैपिटेटेड स्टेम, इसके ऊपर उसने डिकैपिटेटेड स्टेम रखा। अल्टीमेटली रिप्रेस द कट टिप ऑन द जिलेटिन ब्लॉक। अपॉन यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन कोलेप्टाइल शोड द कर्वेचर टुवर्ड्स द लाइट। Thus he attributed the fact that the stimulatory effect can diffuse through the gelatin and it is the type of soluble material। फर्स्ट टाइम जब उसको वेंट ने एक्सट्रैक्ट आउट किया था तो यहाँ पे ये डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट है जो ये बॉयसन एंड जेनसन ने किया था इन 1910 में, इसी एक्सपेरिमेंट को इसने मीका के साथ किया था 1911 में। तो 1910 में इसने क्या किया था कि डिफ्यूजिंग नेचर बताया था इसका। पहले इसने क्या है जो कोलेप्टाइल टिप है उसको कट किया, उसके बाद इसके बीच में एक जिलेटिन रखा
जिलेटिन का जो ब्लॉक है वो रखा और उसके बाद टिप को वापस से इंटेक्ट कर दिया और फिर इसको लाइट से इल्यूमिनेट किया। उसके बाद उसने देखा कि इसमें कर्वेचर शो हो रहा है, तो इट मीन्स क्या है कि जो भी सब्सटेंस है दैट इज डिफ्यूजिबल। सेम इसने बर्नसन एंड जॉनसन ने किया यहाँ पे लाइट के साथ में। इसने मिका प्लेट को इंसर्ट किया और लाइट से इल्यूमिनेट किया, तो इसने देखा कि इसमें कोई भी इस टाइप का जो कर्वेचर है वो नहीं हो रहा। वो क्यों? क्योंकि जो ट्रांसलोकेशन है उसको ये स्टॉप कर रहा है, ऑक्सीजन का जो ट्रांसलोकेशन है उसको स्टॉप कर रहा है। अगर हम लाइट की साइड इसको करेंगे तो दैट विल काजेज कर्वेचर, क्योंकि जो लाइट जो ट्रांसलोकेशन है वो किस साइड हो रहा है? सीडेड एरिया में, तो जो ट्रांसलोकेशन है वो कंटिन्यूसली होता रहेगा और इट विल कॉज कर्वेचर। सिमिलरली पॉल इन 1918 उसने डिकैपिटेट किया इसको, कोलियोप्टाइल टिप को डिकैपिट करके उसने वन साइडेड इसको रखा। तो जिस साइड वन साइडेड उसमें रखा तो उससे क्या है? ट्रांसलोकेशन हुआ, ऑक्सीजन की सिंथेसिस हुई साइडेड एरिया में, इट विल कॉज द कर्वेचर। सेम सोडिंग ने एक्साइज टिप को रखा इस टाइप से। एक साइड अगर उसने एक्साइज टिप को रखा तो भी वो बिना इल्यूमिनेशन के भी उसमें कर्वेचर कॉज कर रहा था। सिमिलरली वेंट यूजिंग द अगार अगार पीस, कि उसने अगार अगार के अंदर जो सब्सटेंस था उसको यूज किया और उस अगार अगार को जो ऑक्सीजन कंटेंट था उसको यहाँ पे वन साइडेड रखा और लाइट भी नहीं दी तो भी उसमें कर्वेचर हो रहा है, क्योंकि जो अगार अगार में ऑक्सीजन था वो इसके एक साइड में ट्रांसलोकेट हुआ, जिसकी वजह से उसने सिर्फ एक ही साइड में ग्रोथ किया और कर्वेचर टुवर्ड्स द अनदर साइड। तो इट मीन्स क्या है कि ये जो कर्वेचर हो रहा है दैट इज ड्यू टू द ऑक्सीजन ऑन द शेडेड एरिया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो ऑक्सीजन है, इंडोल एसिटिक एसिड है, इंक्रीज द प्लास्टिसिटी ऑफ द सेल वॉल सो दैट जो सेल है कैन स्ट्रेच इजीली इन रिस्पॉन्स टू द, जैसे अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो जो सेल है इजीली इंक्रीज होगी। तो इट हैज बीन स्टेटेड दैट इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सीजन एक्ट अपॉन द डीएनए टू इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन ऑफ एमआरएनए। ऐसे डीएनए को इन्फ्लुएंस करेगा, जीन लेवल पे इफेक्ट करेगा और ऐसे एमआरएनएज बनाएगा जो कि स्पेसिफिक एंजाइम को कोड करेंगे या स्पेसिफिक एंजाइम बनाएंगे और वो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होंगे एक्सपेंशन ऑफ सेल वॉल के लिए। तो रिसेंट एविडेंस इंडिकेट दैट ऑक्सीजन इंक्रीजेस द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन रेस्पिरेशन एंड एनहांस द ऑक्सीजन अपटेक। सो द ग्रोथ स्टिमुलेशन, ये किसकी वजह से हो रहा है जो ग्रोथ? ड्यू टू इंक्रीज एनर्जी सप्लाई, क्योंकि अगर वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को इंक्रीज कर रहा है तो इट मींस क्या है? एटीपी की सिंथेसिस भी इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या है? जो सेल है उनको एनर्जी जो हो वो हाई अमाउंट में मिलेगी, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है या जो इंक्रीज है ग्रोथ में वो इंक्रीज होगा ड्यू टू ऑक्सीजन। तो डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्सीजन आर, जो ऑक्सीजन से फर्स्ट बाइंड करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर प्रोटीन होगा, दैट again transport, then after that transport into the cell, they are activate ATPase in the plasma membrane, H plus ion का extrusion होगा, due to that जो cell wall है that will acidified, due to acidification जो हेमीसेलुलोज है that will break, pectin and हेमीसेलुलोज के जो bonds है that will break, सेलुलोज जो माइक्रोफाइब्रिल्स है that will slide apart and cell will enlarge. Now physiological roles of the auxins, various physiological roles हैं ऑक्सीजन के। फर्स्ट है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को एनहांस करता है डिफरेंट टिश्यूज में, जो कैम्बियम की एक्टिविटी है उसको मेंटेन करता है। जैसे कि सपोज करो किसी भी प्लांट में वुंड हो जाता है तो वहां पे जो वुंड टिश्यू है दैट विल स्वेल, वो किसकी वजह से है? जो ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ पेरेन्काइमेटा सेल्स, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती हैं। एंड सेल फॉर्मेशन इज लिंक्ड विद द, जो सेल फॉर्मेशन हो किससे? कैम्बियल एक्टिविटी से लिंक्ड होगा, और ये कैम्बियल एक्टिविटी को कौन स्टिमुलेट करता है? जो ऑक्सीजन है दैट विल स्टिमुलेट द कैम्बियल एक्टिविटी। तो इसी वजह से टिश्यू कल्चर में भी जो है ऑर्गन इसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द कैलस फॉर्मेशन। शॉर्टनिंग ऑफ द इंटरनोड्स, कि जो इंटरनोड्स है, अगर लार्ज इंटरनोड्स हैं किसी भी क्रॉप प्लांट्स में, या जो स्टेम है हाईली इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या है? लोजिंग हो जाती है और जो यील्ड है वो ड्रॉप हो जाती है प्लांट्स की। तो जो ऑक्सीजन है दैट विल प्रिवेंट द लोजिंग, इट प्रोड्यूस शॉर्टर एंड स्टिफर स्टेम। तो इसकी वजह से जो नाफ्थलीन एसिटामाइड है दैट इज ए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, इज वाइडली यूज्ड टू प्रिवेंट द लोजिंग इन द क्रॉप्स। It is also used as a rooting hormones in various nursery and
many other places because it accelerate the rooting in the species which grow by cutting. अगर इसको हम exogenously apply करते हैं तो that will elongation of the roots, but sometimes जो एंडोजीनस ऑक्सीन की सिंथेसिस होती है प्लांट्स के अंदर वो मोस्टली क्या है रूट ग्रोथ को इनहिबिट करती है इंटैक्ट प्लांट्स में। तो आर्टिफिशियली जो प्लांट्स है डीकैप जो जिसमें हम रूट्स को रिमूव करते हैं या फिर वैसे प्लांट्स हो उनको एक्सोजीनसली अगर हम अप्लाई करते हैं तो दैट विल एनहांस द रूटिंग। एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है कि जो प्लांट की जो एपिकल टिप होती है, जो स्टेम की एपिकल टिप होती है वो इनहिबिट कर देती है डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बड्स। कि अगर जैसे प्लांट डायरेक्ट स्ट्रेट ग्रो कर रही है, जो उसकी टिप ग्रो कर रही है, तो उसमें जो लेटरल ब्रांचेज हैं वो कम निकलेंगी। तो उसको कई बार जैसे हमारे जो हेजेस प्लांट होते हैं या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसको हम डेकोरेशन के लिए बूसी बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या करते हैं नर्सरी वगैरह में, जो उसकी टिप होती है एपिकल टिप होती है उसको रिमूव कर देते हैं। तो जैसे ही हम एपिकल टिप को रिमूव करेंगे तो जो लेटरल बड्स है उसका नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेटरल जो लेटरल ब्रांचेस है लेटरल बड्स है उसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एपिकल टिप में क्या है ऑक्सीजन की सिंथेसिस हो रही थी वो इनहिबिट कर रहा था इस लेटरल ब्रांचेस के डेवलपमेंट को। सो दिस इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। तो ये एपिकल डोमिनेंस को मेंटेन करके रखता है ऑक्सीजन। सो इनहिबिशन इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस को, वो इनहिबिशन किसकी वजह से होता है लेटरल बड्स की फॉर्मेशन में, दैट इज ड्यू टू ऑक्सीजन इन द एपिकल रीजन और अपेक्स। प्रिवेंशन ऑफ द एब्सिसन लेयर, जब एब्सिसन होता है प्लांट्स में तो उसमें एक लेयर की फॉर्मेशन होती है दैट रिजल्ट्स इन द प्रीमेच्योर फॉल ऑफ द लीफ और फ्लावर और द फ्रूट्स। तो जो सेपरेशन लेयर बनती है वो या तो बेस ऑफ पेटियोल पेडिसल या पेडंकल के बेस पे बनती है, एंड जो एब्सिसन लेयर बनेगी दैट इज ड्यू टू द डाइल्यूशन ऑफ द प्लाज्मा लैमेला, या फिर दोनों मिडल लैमेला एंड द प्राइमरी सेल वॉल, या तो जो मिडल लैमेला है सिर्फ उसमें होगा या फिर मिडल लैमेला और जो पूरी सेल वॉल या सेल है उसमें कंप्लीटली डिसोल्यूशन हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एब्सिसन लेयर फॉर्म होगी। तो एडिकोट एंड लाइन्स ने फाइंड आउट किया कि जो ऑक्सीजन ग्रेडियंट है अक्रॉस कि दोनों जो ऑक्सीजन ग्रेडियंट है अक्रॉस द एब्सिशन जोन वो कंट्रोल कर सकता है एब्सिशन को। तो इट मीन्स जो अगर हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को वहां इंक्रीज कर देते हैं तो जो प्री मैच्योर ड्रॉप्स ऑफ फ्रूट्स है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इसको वाइडली यूज भी किया जाता है। प्री मैच्योर ड्रॉप ऑफ फ्रूट्स सच एज एप्पल, पीयर, सिट्रस कैन बी प्रिवेंटेड टू ए ग्रेट एक्सटेंट by spraying the tree with dilute solution of 2,4-D. All these are the auxins IIA and Na and some other auxins जो कि इस एब्सिशन लेयर को एब्सिशन लेयर की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेंगे और जो फ्रूट्स का जो प्री ड्रॉप है उसको प्रिवेंट करेंगे। स्टोरेज में क्या है, जो नैप्थेलिक एसिटिक एसिड NNA है या फिर जो अदर रिलेटेड ऑक्सीजन्स हैं उनको हम स्टोरेज में यूज करते हैं ताकि जो डोरमेंसी पीरियड है ट्यूबर, बल्ब्स या कॉर्न्स का वो बढ़ाया जा सके डोरमेंसी पीरियड। सो दे कैन बी यूज टू फॉर स्टोर दे कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फ्लावर एंड फ्रूट्स थीनिंग, फ्लावर एंड फ्रूट्स थीनिंग में क्या है कि जो सर्टेन ट्रीज हैं लाइक जैसे मैंगो है, एक साल उसमें बहुत ज्यादा फ्रूटिंग होगी। अब एक साल उसमें बहुत ज्यादा फ्रूटिंग होगी तो नेक्स्ट ईयर उसमें क्या है जो फ्रूटिंग है वो एक साल में ज्यादा होगी, नेक्स्ट ईयर में क्या है वो क्रॉप जो है नॉर्मल से भी नीचे होगी। तो ताकि हम जो क्रॉप की जो इल्ड है उसको नॉर्मल मेंटेन रख सकें तो उसके लिए हम ऑक्सीजन्स का यूज करते हैं ऐसे ट्रीज में ताकि जो फ्लावर्स हैं उनको थिन कर सके ये, और जो फ्रूट की पॉपुलेशन है एक साल में जिस साल अबंडेंस है उस टाइम इसको हम थीनिंग में यूज करेंगे तो हर एक ईयर जो नेक्स्ट ईयर है उसमें भी जो नॉर्मल क्रॉप हम ले सके उससे। सो दिस इज यूज्ड एज ए फ्लावर एंड फ्रूट थीनिंग। प्रोडक्शन ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हैं मींस पार्थिनोकार्पिक क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। तो कुछ तो नेचुरली ऐसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं जैसे कि बनानाज हैं, ग्रेप्स हैं, या फिर हम आर्टिफिशियल तरीके से भी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स डेवलप कर सकते हैं। वो किस वजह से, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन करेंगे ऑक्सीजन्स की लाइक IIA, IBA और NA। जो अनपॉलिनेटेड मीन्स पॉलिनेशन से पहले जो पिस्टिल है उसमें हम इस टाइप के ऑक्सीजन की एप्लीकेशन देंगे तो उससे जो फ्रूट्स बनेंगे दैट विल द सीडलेस फ्रूट्स एंड रिजेंबल टू द नेचुरल वंस except for the presence of seed like ones in all respect except for the presence of seed like citrus, guava, figs, tomato and brinjal etc. Next application है eradication of the weeds।
अगर हायर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं दैट विल इंटरफेयर विद द नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवेज। अगर जो कंसंट्रेशन है इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये प्लांट्स में शूट की ग्रोथ को कब प्रमोट करते हैं, जब लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। अगर यही हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होंगे तो दे कैन कॉज द डेथ ऑफ द प्लांट। सो लाइक सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक 2,4-D, ये डिफरेंट टॉक्सिक इफेक्ट्स है टुवर्ड डिफरेंट प्लांट्स। डिफरेंट प्लांट्स पे इनके जो इफेक्ट है वो भी डिफरेंट है। तो इसके अगर 2,4-D की हायर कंसंट्रेशन है वो किसके लिए ज्यादा टॉक्सिक है, डाइकोटिलेडोनस प्लांट के लिए, जबकि मोनोकोटिलेडोनस के लिए कंपैरेटिवली कम टॉक्सिक है। या फिर जिस डाइकोटिलेडोनस ब्रॉड लीव प्लांट्स और मोनोकोटिलेडोनस नैरो लीव प्लांट्स। तो हमारी जो क्रॉप्स है मोस्टली जिसमें हम इसको यूज करते थे, अब तो ये बैन हो चुका है 2,4-D, जो यूज करते थे जैसे हमारी जो क्रॉप्स है, राइस है, वीट है, वो सारी की सारी क्या है, मोनोकोट्स है या सीरियल्स है। उसके अंदर जब भी वीड्स थे, और वीड्स मोस्टली क्या डाइकोट्स थे, तो उसके लिए हम 2,4-D को यूज करते थे, जो कि इन वीड्स को किल कर देते थे। इसी वजह से इसको एज ए हर्बिसाइड्स और वीड किलर भी यूज करते थे। बट नाउ इट इज बेंट due to its high toxic effect in the food chain. So along with this we have completed our 2018 MDU plant physiology paper. We will complete next papers of the other universities also. So thanks.